साइंस स्टडी 247 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइटोलॉजी में एक पार्ट हो चुका है। अगर उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को समझ में आएगा। मित्रों, आज हम लोग कोशिका विज्ञान के दूसरे पार्ट में बात करेंगे गुणसूत्र की, जीन्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, लाइसोसोम की और सेंट्रोसोम की। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी क्रोमोसोम गुणसूत्र। अब इसकी चर्चा करें तो देखिए मित्रों, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा संरचना होती है। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। याद रखिएगा, इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसे नाम किसने दिया? तो वेल्डेयर ने दिया था मित्रों। इसका नाम, गुणसूत्र जो है उसका नाम वेल्डेयर ने दिया था। यह केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। यह केवल जोड़ियों यानी पेयर्स में पाई जाती है मित्रों। और ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ये 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होती हैं। यानी इनके गुणसूत्र की बात करें तो 23 पेयर्स यानी 46 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। यानी 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं। अब बात करें जो 23 पेयर्स होते हैं वो किसमें किसमें बटे होते हैं, इनका भी विभाजन होता है मित्रों। ये ऑटोजोम्स और एलोजोम्स में बटे होते हैं। यानी ऑटोजोम्स और एलोजोम्स दो टाइप के होते हैं। 23 पेयर्स जो गुणसूत्र हैं वो दो प्रकार में बांटे गए हैं। अब याद रखेंगे मित्रों, जो ऑटोजोम्स है यह मेल और फीमेल में कॉमन क्रोमोजोम्स है। ये सभी मेल और फीमेल में समान पाए जाते हैं और ये 22 पेयर्स में होते हैं। यानी 44 क्रोमोजोम्स ये ऑटोजोम्स होते हैं। लेकिन अगर वही बात करें एलोजोम्स की तो यह मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं और इनमें अलग अलग होते हैं। यानी मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं मित्रों। और ये एक पेयर्स होती हैं, मतलब 2 क्रोमोजोम्स होते हैं। याद रखेंगे, जो मेल है नर में XY पाया जाता है और वहीं बात करें फीमेल में तो फीमेल में XX पाया जाता है गुणसूत्र। याद रखेंगे मित्रों, ये आपको पता भी होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है इसको देखते हैं। जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। अब इसकी चर्चा हम लोग करें तो याद रखेंगे, जब ऑटोजोम्स और एलोजोम्स में गड़बड़ी होती है तब आनुवांशिक रोग होते हैं मित्रों। याद रखिएगा, जब ऑटोजोम्स और एलोजोम्स में गड़बड़ी होती है तभी आनुवांशिक रोग पैदा होते हैं। अब बात करें मेल में जो क्रोमोजोम्स होता है वो XY होता है, तो इस XY को सेक्स डिटरमाइंस क्रोमोजोम्स कहते हैं। यानी लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है मित्रों। याद रखेंगे, ट्रांसजेंडर जो होते हैं या लिनफेल्टर सिंड्रोम उनको बोला जाता है। यानी ये बीमारी होती है उनमें, ट्रांसजेंडर में। तो जब ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनमें जब मेल के एलोजोम्स में XY में गड़बड़ी होती है तभी यह रोग होता है। अब ये कैसे होता है तो याद रखेंगे मित्रों, ये 44 तो सभी में पाया जाता है। ये नर हो चाहे मादा हो, 44 तो सभी में पाया जाएगा। और इसमें XY अगर पुरुष है तो XY पाया जाएगा। अब याद रखेंगे, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके गुणसूत्र में क्या होता है तो ये 44 गुणसूत्र होता है, XY होता है और प्लस इसमें X एक क्रोमोजोम्स X बढ़ जाता है, इसलिए 47 गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। और याद रखेंगे कि 47 गुणसूत्र हो गए तो इनमें परिवर्तन हो गया क्रोमोजोम्स में। अब ये जो X है, चूंकि XY था तो ये मेल कैरेक्टर था, अब इसमें ये X आ गया तो ये फीमेल कैरेक्टर भी दिखाने लगा। तो ट्रांसजेंडर में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर दिखने लगते हैं मित्रों। ये याद रखिएगा, ये गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ जीव और उनके गुणसूत्र पेयर्स में और उनकी संख्या में कितने कितने होते हैं। तो ड्रोसोफिला में 8 पेयर्स गुणसूत्र होते हैं, यानी 16 गुणसूत्र। बिल्ली की बात करें तो इसमें 19 पेयर्स होते हैं, मतलब 19 दुना 38। चिंपैंजी की बात करें तो 24 पेयर होता है, 48 गुणसूत्र। मच्छर की बात करें तो 3 पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी 6 क्रोमोजोम्स। मक्खी की बात करें तो 6 पेयर्स या 12
क्रोमोजोम्स। मेढक की बात करें तो 13 पेयर्स 26 क्रोमोजोम्स। चूहा की बात करें तो 20 पेयर्स यानी 40 क्रोमोजोम्स। खरगोश की बात करें तो 22 पेयर्स 44 क्रोमोजोम्स होता है। आगे देखिए मित्रों, मानव की बात करें तो 23 पेयर्स यानी 46 गुणसूत्र, ये तो पता ही है आप लोगों को। घोड़ा का देखें तो 32 पेयर्स 64 क्रोमोजोम्स। कुत्ते की बात करें तो 39 पेयर्स 78 क्रोमोजोम्स। कबूतर की बात करें 40 पेयर्स यानी 80 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं मित्रों। ये याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मित्रों, पौधों में गुणसूत्र होते हैं, अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो गेहूं में देखें तो 21 पेयर्स होता है यानी 42 गुणसूत्र। मटर की बात करें तो 7 पेयर्स यानी 14 गुणसूत्र। प्याज की बात करें तो 8 पेयर्स 46 गुणसूत्र। मक्का की बात करें तो 10 पेयर्स 20 गुणसूत्र। टमाटर की बात करें तो 12 पेयर्स 24 गुणसूत्र। आलू और तंबाकू की बात करें तो 24 पेयर्स 48 गुणसूत्र होते हैं मित्रों, ये याद रखिएगा। चलिए अब जीन की बात करते हैं। तो देखिए जीन, यह सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी यह डीएनए का सेगमेंट होता है मित्रों। और याद रखिए, देखिए ये जो है ये डीएनए है और इस डीएनए पर बीड के रूप में जीन्स मौजूद होते हैं। बीड के रूप में जीन्स होते हैं, याद रखिएगा, ये बीड के रूप में इस डीएनए के ऊपर स्थित होते हैं, इसीलिए इसको सेगमेंट ऑफ डीएनए कहा जाता है, डीएनए का हिस्सा कहा जाता है मित्रों। अब आगे चर्चा करें तो इसकी खोज जॉनसन ने किया था और स्टडी ऑफ जीन को कहा जाता है जेनेटिक्स। याद रखेंगे मित्रों, स्टडी ऑफ जीन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अब जीन का कार्य क्या है? तो यह जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा मित्रों, ये जेनेटिक कैरेक्टर को, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके अनुसार ह्यूमन बॉडी में यानी मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में जीन की संख्या 30,000 के करीब होती है मित्रों। याद रखेंगे, ह्यूमन बॉडी में जो जीन होता है वो 30,000 की संख्या में है मित्रों। माइटोकॉन्ड्रिया की, या इसी को कहते हैं सूत्र कणिकाएं। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसकी खोज आल्टमैन और फ्लेमिंग ने किया था 1890 में। अब देखिए, आल्टमैन एनसीईआरटी बुक में दिया है आल्टमैन। अब याद रखिए, प्रथम बार ऑब्जर्व किसने किया? कोलिकर ने किया था प्रथम बार ऑब्जर्वेशन, और यह कीड़े मकोड़ों में किया था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फिला रखा था। आल्टमैन ने क्या किया? तो आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा था मित्रों। और कोलिकर ने क्या किया था? तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सैक्रोसोम्स रखा था। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कोलिकर ने क्या रखा? सैक्रोसोम रखा था। अब आते हैं बेंडा साहब। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से पुकारा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने? बेंडा ने। खोजा आल्टमैन ने। इसीलिए याद रखिएगा मित्रों, आल्टमैन और बेंडा को ही माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, आल्टमैन और बेंडा, ये दोनों पूछे जाते हैं। आल्टमैन और बेंडा ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। अब प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने? मेब्स ने प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। फिर यकृत कोशिका से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाला किसने? बेंसले ने। याद रखिएगा, बेंसले ने यकृत कोशिका से यानी लीवर के सेल से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालने का काम किया था, ये याद रखिएगा। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन यानी 2 झिल्ली होती है मित्रों। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है यानी 2 झिल्ली होती है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इसमें एक बाहर की झिल्ली होती है और एक अंदर की झिल्ली। अगर इसके व्यास की बात करें तो 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। लेंथ की बात करें तो 1 से 4 या 4.1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। और इसमें खुद का डीएनए होता है मित्रों, ये याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट, इसमें खुद का डीएनए होता है। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और वो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। याद रखेंगे मित्रों, ये देखिए, ये जो है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ये डीएनए मौजूद है।
ये जो है सर्कुलर फॉर्म में ऐसे डीएनए मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बात करते हैं आगे, इसे सेल विद इन सेल यानी कोशिका के साथ कोशिका या कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि सेल विद इन सेल किसे कहा जाता है, यानी कोशिका के साथ कोशिका किसे कहा जाता है, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया मित्रों। इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी यानी अर्ध स्वायत्त कोशिका भी कहा जाता है। और ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन होता है। अब सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है मित्रों, तो याद रखेंगे जो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन मिलता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनता है। यहाँ एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखेंगे मित्रों, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनता है, और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही उत्पन्न होता है और वहीं पर स्टोर होता है। याद रखेंगे मित्रों, एटीपी जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही उत्पन्न होता है और वहीं पर स्टोर होता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, अभी अभी बताया गया है मित्रों, दो मेम्ब्रेन पाया जाता है। और उसमें देखिए ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहर वाला जो झिल्ली है उसको क्रिस्टे बोला जाता है यानी वल्कुट। और जो अंदर ये डॉटेड लाइन से ये दिखाया गया है मित्रों, ये वाला ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैट्रिक्स यानी अंतस्थ बोलते हैं। याद रखेंगे। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती हैं। और इसी के अंदर यहाँ पर मित्रों इस पार्ट में ही सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है मित्रों। यहीं पर कोशिकीय श्वसन, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखा जा रहा है तो अंदर की तरफ, यहाँ पर इसी पार्ट में सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। और देखिए एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और प्लांट सेल में जो क्रिस्टे होता है उसको ट्यूब्यूली यानी ट्यूब्यूली कहते हैं मित्रों। याद रखिएगा, प्लांट सेल में जो क्रिस्टे होता है उसको ट्यूब्यूली कहा जाता है। और क्रिस्टे यानी वल्कुट, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती हैं। याद रखिएगा मित्रों, वल्कुट जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। और प्रोटीन और लिपिड्स दोनों को संयुक्त रूप से लिपोप्रोटीन कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब बात आता है लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या है, तो याद रखेंगे, मान लीजिए ये सेल है आपका, इस सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बगल में यहाँ पर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और याद रखेंगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस होता है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी सेल का सबसे बड़ा पार्ट न्यूक्लियस होता है और दूसरा सबसे बड़ा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज डी डुवे ने किया था। याद रखिएगा, संरचना बैग जैसी यानी थैली के जैसा होता है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसके अन्य नाम क्या है, तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी सेल की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल यानी सेल की का सफाई कर्मी कहा जाता है, एटम बम ऑफ द सेल परमाणु बम, सेल का परमाणु बम भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा मित्रों। और लाइसोसोम आर रेयर इन प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में कभी कभी उपस्थित होता है, न के बराबर मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओनली जो लाइसोसोम है वो एनिमल सेल में पाया जाता है और पादप से कोशिकाओं में सबसे कम यानी बहुत रेयरली पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए सबसे ज्यादा लाइसोसोम निम्न में होती है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा लाइसोसोम होता है, सलाइवा में भी होता है, कूफर सेल यानी लीवर की सेल में भी होता है, और पैनक्रियाज यानी आग्नेयाशय सेल में भी होता है, किडनी सेल में भी होता है,
ऑस्टियोक्लास्ट सेल यानी बोन्स में जो होता है उसमें भी पाया जाता है। स्प्लीन यानी प्लीहा में भी ये पाया जाता है। अब देखिए मित्रों, लाइसोसोम की संख्या की बात करें बॉडी में तो 2000 लाइसोसोम प्रति सेल होते हैं। याद रखेंगे, एक सेल में 2000 लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइसोसोम है मित्रों, इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी अपघटनीय एंजाइम भरा होता है। और ये मित्रों एग्जाम में पूछा था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में पाया जाता है? एनडीए में। एनडीए के एग्जाम में ये जो है पूछा जा चुका है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में पाया जाता है, तो वो लाइसोसोम के अंदर होता है। और इसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है। तो याद रखेंगे 7 से कम है तो ये एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन करना, यानी ये कोशिका के अंदर पाचन करने का काम करता है मित्रों। और क्या करता है? तो देखिए ये सेल है, अब सेल के अंदर ये लाइसोसोम है और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। अब मान लीजिए किसी दिन आपके बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया अटैक किया तो ये अंदर प्रवेश कर गया, तो ये जो अंदर लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसके द्वारा इसको मार दिया जाता है। और इसी कारण इसे स्कैवेंजर ऑफ द सेल और डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सफाई करता है मित्रों। याद रखिएगा इस बात को। और अगले पॉइंट की बात करें तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता है तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पर बहुत दबाव पड़ता है। यानी जब कभी शरीर में ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन जाता है तो मेम्ब्रेन में बहुत दबाव पड़ने लगता है मित्रों, और ये दबाव के कारण फट जाती हैं और अपने आप को ये मार देती हैं। और इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है मित्रों। याद रखेंगे, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और इसका कारण क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है उसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है लाइसोसोम में तो ये उस पर दबाव डालती हैं और ये फट जाती है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों लाइसोसोम बनता कैसे है। तो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के टूटने से बनता है। अब मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी का है, तो गोल्जी बॉडी में जो सिराएं जो होती हैं सिराओं पर ये टूटते हैं और टूट करके ये अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाने पर ये लाइसोसोम बन जाते हैं मित्रों। याद रखिएगा, जो लाइसोसोम है वो गोल्जी बॉडी के टूटने पर ही बनता है। अब बात करते हैं मित्रों राइबोसोम की। तो इसकी खोज पैलेड ने किया था। याद रखिएगा मित्रों, इसकी खोज पैलेड ने किया था। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी सेल का सबसे छोटा भाग राइबोसोम होता है। और यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा मित्रों, इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये अन्य नाम पैलेड ग्रेनल्स और प्रोटीन फैक्ट्री, यानी इसे जो है पैलेट ग्रेनल्स और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। अब देखिए मित्रों, राइबोसोम दो शब्द से मिलकर बना है, राइबो और सोम्स। इसका सोम का अर्थ है बॉडी और राइबो का अर्थ है आरएनए प्रोटीन। और याद रखेंगे, इट इज आल्सो फाउंड इन ईआर, यानी ईआर में भी ये पाया जाता है। ईआर क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्यी जालिका। हम लोग ईआर की चर्चा अगले क्लास में बेहतर तरीके से करेंगे मित्रों। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है, और आरएनए की एक खास प्रॉपर्टी होती है मित्रों, यह सभी प्रकार की कोशिकाओं या चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, दोनों में ये पाया जाता है। इस कारण इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे जो है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है। किसको? आरएनए को। अब याद रखेंगे, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई जीवाणु जो होता है इस्चेरिया कोलाई, तो इस जीवाणु में 10,000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे मित्रों, ई कोलाई जो जीवाणु होते हैं उनमें 10,000 राइबोसोम्स मिलते हैं। नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन मैमल्स, यानी स्तनधारियों में जो राइबोसोम की संख्या होती है वो 10 मिलियन पर सेल के बराबर होती है, यानी एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब टाइप ऑफ राइबोसोम्स,
या राइबोसोम के टाइप या यूनिट, अब इसकी चर्चा करें तो यह 2 टाइप की होती हैं, 70S और 80S। 70S और 80S। अब यस का अर्थ है सेडेबरी, यस का अर्थ यहाँ क्या है, सेडेबरी है, याद रखिएगा मित्रों। 70S तो यह क्या है, यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु में पाया जाता है, और 80S यह मल्टी सेलुलर सेल यानी बहुकोशिकीय में पाया जाता है, अर्थात ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है मित्रों। अब बात करते हैं 70S को 2 यूनिट में बांटा गया है, 50S और 30S। इसमें जोड़ करके नहीं लाना है मित्रों, याद रखिएगा। ये 50S और 30S दोनों जोड़ेंगे तो 80S हो जाएगा, हमको ऐसा नहीं करना है। और इसमें देखिए जो 30S है और 50S है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो RNA है ये mRNA है, याद रखेंगे ये mRNA है, इसको 30S और 50S को जोड़ता है, ये राइबोसोम्स के पार्ट हैं। अब ये याद रखिएगा, और ये जो है PCS के एग्जाम में पूछा जा चुका है मित्रों कि ये 2 यूनिट में बांटा जाता है तो उनके नाम क्या है, तो 30S और 50S। और याद रखेंगे एक पॉइंट है, वे राइबोसोम्स जिसमें 2 यूनिट mRNA से जुड़े होते हैं उन्हें पॉलीसोम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वे राइबोसोम जिसमें दोनों यूनिट mRNA से जुड़े होते हैं उन्हें पॉलीसोम्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं 80S को भी 2 यूनिट होती है, यानी 80S 2 यूनिट होती है, 80S भी 60S और 40S। अब इस 40S और 60S को जोड़ने वाला है mRNA। mRNA 40S और 60S को जोड़ता है, और ये पूरा क्या है, राइबोसोम है। याद रखेंगे पॉलीसोम्स क्या होता है, तो इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्रियात्मक इकाई है मित्रों, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं मित्रों वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाओं की, तो इसकी खोज गार्नियर साहब ने किया था, और A.V. ल्यूवेनहॉक यानी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज किया था, और प्रथम ऑब्जर्व किया था इसको गार्नियर साहब ने। खोज जो है ये वैक्यूल्स की एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, और प्रथम ऑब्जर्व्ड किया था गार्नियर ने। अब याद रखेंगे यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लांट सेल में इसका आकार बड़ा होता है, परंतु एनिमल सेल में इसका आकार छोटा होता है। याद रखेंगे सेल में एक खाली जगह होता है मित्रों, सेल है, इस सेल में खाली जगह होता है, इस खाली जगह को ही हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स को पॉकेट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर कर लेती हैं, और ये पानी को भी स्टोर कर लेती हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ये ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज को भी ये स्टोर करती हैं। याद रखेंगे जो वैक्यूल्स होती है उसके अंदर सेल सेप यानी लिक्विड फॉर्म होता है, जिसको रसधानी बोलते हैं, तो इसके अंदर रसधानी भी होती हैं, ये याद रखिएगा। और वैक्यूल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट, याद रखिएगा। वैक्यूल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और याद रखेंगे इमेच्योर यानी अपरिपक्व कोशिका में वैक्यूल्स सबसे ज्यादा होती हैं, और जबकि मेच्योर सेल जो होता है उसमें जो ये वैक्यूल्स होती हैं वो कम होती हैं। याद रखेंगे मित्रों, ये जैसे मान लीजिए ये इमेच्योर सेल है यानी अपरिपक्व कोशिका है, और इस अपरिपक्व कोशिका में जो वैक्यूल्स है वो ज्यादा हैं, लेकिन इस जब सेल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें वैक्यूल्स की संख्या कम रहती है मित्रों। अब याद रखेंगे मित्रों ये प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया तीनों में वैक्यूल्स होती हैं, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स आवश्यक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट को कभी जब सनलाइट नहीं मिला तो उस समय वैक्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उन्हीं से उनका भोजन चलता है मित्रों। स्टोर एनर्जी ही उनके भोजन का कार्य करती है, ये याद रखिएगा। प्लांट सेल का जितना वॉल्यूम है, याद रखेंगे मित्रों, प्लांट सेल का जितना वॉल्यूम है
उसका 90% वॉल्यूम वैक्यूल्स की वजह से होता है। यानी प्लांट में जो भी वॉल्यूम है, आयतन है प्लांट का, उस आयतन का 90% आयतन वैक्यूल्स की वजह से होते हैं, ये याद रखिएगा मित्रों। और अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो वैक्यूल्स में ही होता है, ये याद रखिएगा। तो मित्रों, ये कोशिका विज्ञान में यानी साइटोलॉजी में दूसरा पार्ट था, और ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को चैनल पर जोड़ेंगे। आगे हम लोग मित्रों गाल्जी बॉडी की चर्चा करेंगे, सेंट्रोसोम की चर्चा करेंगे, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी चर्चा करेंगे। और भी सेल में बहुत सारे पार्ट हैं, अभी उनको भी देखेंगे, और सेल डिवीजन देखेंगे। आप लोग जो है ऐसे प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।